बहू की लाज शर्म वर्सेस मॉडर्न बहू की बेशर्मी। मेरे घुटनों का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अब रसोई का काम नहीं होता। नौकरों के भरोसे भी कितना ही छोड़ सकते हैं। हाँ, मैं सब समझता हूँ भाग्यवान, लेकिन क्या करें, ऐसी किस्मत का सोचा था। बहू आएगी तो बहू का सुख मिलेगा। लेकिन सुनो जी, मैं क्या सोचती हूँ, हमें अब अमित की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुमने मेरे मन की बात कह दी, लेकिन डर तो इसी बात का है, कहीं दूसरी बहू भी ऐसी ही आ गई तो। अरे आप चिंता मत करो, इस बार हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे और भले ही गरीब परिवार की लड़की लेकर आएंगे, लेकिन संस्कारी लड़की लाएंगे। सविता जी और नरेंद्र जी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बड़ी बहू मीनाक्षी लड़खड़ाते कदमों से नशे की हालत में घर में घुसती है। उसके दोस्त सनी और क्रिश उसको सहारा दे रहे हैं। हद करती हो बहू, ये क्या तरीका है? और क्या तुम फिर से पूरी रात घर के बाहर थी? मीनाक्षी, तुमने तो हमारे घर की इज्जत को उठाकर ताक पर रख दिया है। अब तो पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। What the hell, you old peoples? आपको समझ में नहीं आता। मुझे आपका ये टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। हद होती है अपनी मनमानी की। रात भर तुम घर से बाहर रहती हो और सुबह नशे की हालत में 2 लड़कों के साथ घर आती हो। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें याद है ना? मैंने तो पहले ही सुमित से मना किया था, लेकिन इसकी आशिकी का भूत सुमित के सर पर चढ़ा हुआ था। मॉडर्न बहू लाने के चक्कर में इसने बेशर्मी की दुकान लाकर हमारे सामने खड़ी कर दी है। अरे मैं तो अपने दोस्तों के बीच नजर उठाकर भी बात नहीं कर सकता। इतने छोटे छोटे कपड़े, नशा, सिगरेट, शराब और जुआ, ये सब तो बर्दाश्त कर भी लिया जाए, लेकिन अब तो लड़केबाजी शुरू कर दी है हमारी घर की बहू ने। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम दोनों निकलो यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Sunny and Krish, I'll call you in the morning and we'll meet in night in club. छोड़ो तुम इन दोनों को और चलो मेरे साथ अंदर कमरे में। दरअसल मीनाक्षी सुमित की पत्नी थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी, इसीलिए सुमित मीनाक्षी को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। दूसरी तरफ मीनाक्षी बहुत अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके परिवार ने भी मीनाक्षी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। इसीलिए सविता जी का परिवार मीनाक्षी को झेलने के लिए मजबूर था। सविता, अरे सुनो, मैंने पंडित जी को बोला है अमित की शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए। लेकिन आपने उन्हें बता दिया ना कि हमें किस तरह की लड़की चाहिए। हाँ, बता दिया है। पंडित जी बस आते ही होंगे। नरेंद्र जी और सविता जी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी कई सारे रिश्ते दिखाते हैं, लेकिन सविता जी को पहली नजर में रश्मि भा जाती है। बेटा अमित, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी करने का फैसला लिया है और मुझे ये लड़की रश्मि बहुत पसंद है। बेटा, अगर तुम्हें भी अपने भैया सुमित की तरह कोई मॉडर्न तितली पसंद हो तो पहले ही बता दो। अरे नहीं पिताजी, आपको और माँ को जो भी ठीक लगे आप वो कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमित की हाँ सुनकर नरेंद्र जी और सविता जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो रश्मि और अमित की सगाई पक्की कर देते हैं और कुछ दिन के बाद दोनों की सगाई हो जाती है। लीजिए बहन जी, मेरे छोटे बेटे अमित का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे बधाई हो सविता जी। ये तो बहुत अच्छी बात है सरिता जी, अब तो आपकी एक नहीं 2 बहू शराब पीकर घर आएंगी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अब अपने घर में ही बार बना लीजिएगा और एक जुआ खाना भी खोल लेना। बहुओं का आसानी होगी और आपकी थोड़ी कम बदनामी होगी। देखिए बहन जी, बड़ी बहू हमारे भले ही मॉडर्न है, लेकिन छोटी बहू मैं अपनी पसंद की ही लेकर आ रही हूँ, जो समाज में लाज शर्म रखेगी और हमारी इज्जत करेगी। ये सुनकर सारी औरतें हंसने लग जाती हैं और कहती हैं, बहन जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे चलिए बधाई हो। कुछ दिन बाद अमित रश्मि की शादी हो जाती है और अपनी शराब और अय्याशी की वजह से मीनाक्षी किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होती। बहू आओ, अपने सीधे पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ। डरी सहमी रश्मि अपने सीधे पैर से कलश लुढ़काकर घर के अंदर आती है और सभी के पैर छूती है और इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, खुश रहो बेटे। जुग जुग जियो। मम्मी जी, मैंने सुना है मेरी एक जेठानी जी भी हैं, लेकिन सगाई से लेकर शादी तक किसी फंक्शन में वो दिखाई नहीं दी। हाँ बेटा, वो दरअसल उसके मायके में उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो वहीं है। ठीक है माँ जी, आप मुझे सभी के लिए खाने में क्या बनाना है ये बता दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटा, तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हारा जो मन हो वो बना दो। जी ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद रश्मि जाकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती हैं, तुलसी में जल चढ़ाती हैं और उसके बाद रसोई घर में सबके लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इसी समय अपने दोस्तों का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई मीनाक्षी शराब के नशे में धुत घर में घुसती है। अरे मम्मी जी, ये भाभी को क्या हो गया?
भाभी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा वो ठीक है, दरअसल इसे कभी कभी मिर्गी के दौरे आते हैं। सुमित अपनी पत्नी को अंदर ले जा। लेकिन मम्मी जी ये दोनों लड़के कौन हैं? बेटा वो दोनों इसके भाई हैं। भाई माय फुट, दीज आर माय बॉयफ्रेंड्स एंड दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये क्या तरीका है मीनाक्षी अपनी देवरानी से बात करने का? जल्दी से अपनी पत्नी को घर के अंदर लेकर जा। इसके बाद सुमित गुस्से में मीनाक्षी को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन रश्मि को यह सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। मम्मी जी पापा जी सभी लोग खाना खा लीजिए, और क्या मैं भाभी जी को उठा लाऊं? नहीं नहीं रहने दो, वो दवाई लेकर सो रही है, जब उसे उठना होगा अपने आप उठ जाएगी। इस समय मीनाक्षी एक पतली सी नाइट गाउन में बिखरे हुए बाल बिना नहाए धोए कमरे से बाहर निकल कर आती है। ओह माय गॉड सुमित डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी तो सच में घर में बहन जी ले आई। इसका 2 गज का घूंघट तो देखो, तुम ये इतनी हेवी साड़ी घर में कैसे पहन लेती हो? आइए भाभी खाना खा लीजिए। ओह प्लीज कीप डिस्टेंस, और ये सारा खाना तुमने बनाया है? ओह माय गॉड मम्मी जी, अब तो सच में गंवार बहू ले आई हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो मीनाक्षी बहू, अगर तुम्हें खाना खाना है तो यहाँ बैठो वरना अपने कमरे में जाओ। हाँ वैसे भी मुझे आप लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं। अपने नए नए ससुराल में ये सब होता देखकर रश्मि का दिमाग घूम जाता है। उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन आज लाज शर्म की वजह से वो किसी से कुछ नहीं पूछ पाती। और रात के समय सुनिए जी, ये मीनाक्षी भाभी को सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं और वो इस तरह से क्यों रहती हैं? रश्मि देखो, तुम अपने काम से काम रखो, तुम मीनाक्षी भाभी की तरह बिल्कुल ध्यान मत देना। वो एक ऐसी मॉडर्न बहू है जिसमें सारी लाज शर्म बेच दी है। अमित की बात सुनकर रश्मि को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो फिर से सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज रश्मि देखती है कि मीनाक्षी लड़खड़ाती हुई लड़कों के साथ शराब पीकर घर में घुसती है, लेकिन अपनी लाज शर्म की वजह से वो किसी से कुछ पूछ नहीं सकती। रश्मि बेटा आज हमें बाहर चलना है, चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करा लाऊं। जी मम्मी जी ठीक है। थोड़ी देर में रश्मि सुंदर सी साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला लेकर अपनी सास के साथ बाजार चल देती है, और बाजार में मॉल के अंदर उन्हें शीला जी, नर्मदा जी और करुणा जी एक साथ मिल जाती हैं। अरे अरे सविता जी कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, जरा बहू को थोड़ी शॉपिंग करने लेकर आई थी। रश्मि बेटा ये हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी हैं। ये सुनकर रश्मि तुरंत शीला जी, करुणा जी और नर्मदा जी के पैर छूती है, जिसे देखकर तीनों पड़ोसन हैरान रह जाती हैं कि उनके घर में इतनी लाज शर्म वाली बहू आखिर आ कैसे गई। लेकिन अरे तो फिर आप ये जूस क्यों खरीद रही हैं? आपकी बहू का तो अलग ही शौक है। हाँ हाँ सही कह रही हैं आप, इनकी बहू के शौक वाली चीज भला इस मॉल में कहाँ से मिलेगी? ये तो हम जैसे शरीफों के लिए है। और अब तो सुना है आपकी बड़ी बहू लड़केबाजी भी करने लग गई है। ये कोई तरीका होता है आप लोगों का बात करने का? आप लोग मेरी छोटी बहू से मिलिए। रश्मि प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहो खुश रहो। चलो रश्मि बहू अब हम अपनी खरीदारी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू खरीदारी करती हैं, लेकिन पड़ोसनों की बात रश्मि के मन में रह जाती है, इसीलिए रास्ते में वो अपनी सास से पूछती हैं। मम्मी जी क्या वो आंटी जो कह रही थी वो सच है? क्या भाभी सच में नशा करती हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मॉडर्न बहू ने लाज शर्म उठा कर रख दी है, इसी वजह से पड़ोस में हमेशा मेरी बदनामी होती है। लेकिन माँ जी हम भाभी को बदलने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। बेटा कुछ लोग चिकने घड़े और बेशर्म होते हैं, हम तो समझा कर थक चुके हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर बाप की बेटी जो है इससे अच्छी तो हमारी गंवार बहू है जो लाज शर्म तो रखती है। दोनों सास बहू बातें कर रही होती हैं कि तब तक घर आ जाता है। उसके बाद रश्मि अपने घर के कामों में लग जाती है, लेकिन ये विचार बना चुकी होती हैं कि अब वो अपनी जेठानी को सबक सिखाएंगी। उसी रात को रश्मि अपना सारा काम खत्म करके पूरे घर के ताले चेक करती है, और इसी बीच वो अपनी जेठानी के कमरे का भी बाहर से ताला लगा देती है। खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई है? किसने इस कमरे को बाहर से लॉक किया है? क्या है, तुम वैसे ही मेरी इतनी बदनामी करती हो, अब चैन से मुझे सोने भी नहीं दोगी क्या? तुम्हारे घर वालों ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे कमरे को बाहर से लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई? सुबह देखती हूँ मैं ये किसका कारनामा है। थक हार कर मीनाक्षी खुद भी सो जाती है, और सुबह उठते ही अरे कोई इस कमरे को खोलेगा भी? मीनाक्षी की आवाज सुनकर तुरंत रश्मि जाकर कमरे का दरवाजा और ताला खोलती है, और दरवाजा खोलते ही हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कमरा बाहर से लॉक करने की? भाभी आप ये रोज रोज आधी रात को घर से शराब पीने के लिए बाहर जाती हैं, इससे हमारे घर की इज्जत खराब होती है, बस इसीलिए मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कहां से इस गंवार को ले आए। मीनाक्षी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रश्मि पर हाथ उठाने की? तुम सच में इस घर में रहने लायक नहीं हो। पता नहीं सुमित की क्या बुद्धि फिरी थी जो तुम्हें ब्याह कर ले आया।
इस घर के लोग कितने गंवार हैं, मुझे किसी से ही बात ही नहीं करनी है। रश्मि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इससे दूर रहो, लेकिन मम्मी जी मैं तो अपने परिवार की लाज शर्म और इज्जत के बारे में सोच रही थी। रश्मि तुम अपना देखो और आज के बाद मीनाक्षी से दूर रहना। अपने जेठ की बातें सुनकर रश्मि आंखों में आंसू भरकर वापस अपने काम करने के लिए रसोई में आ जाती है। इन्हें तो मैं सुधार कर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बेटा देखो, हम सब लोग एक रिश्तेदार के यहाँ पूजा में जा रहे हैं, तो पीछे से तुम घर का ख्याल रखना। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। इसके बाद सभी लोग पूजा में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रश्मि देखती है कि कुछ लड़के और लड़कियां घर के अंदर आ रहे हैं और मीनाक्षी उन्हें अपने कमरे में ले जा रही है। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? घर में कोई भी नहीं है और आपने इन लोगों को बुला लिया है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम अपना काम करो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं अपने घर में बुलाऊं या उनके घर जाऊं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन भाभी तुम जाओ यहाँ से। रश्मि मीनाक्षी की डांट सुनकर वहां से चली जाती है। मीनाक्षी अपने कमरे में शराब की बोतल खोलती है और तेज म्यूजिक बजाकर पार्टी कर रही होती है। 2 घंटे बाद मीनाक्षी की सारी सहेलियां तो चली जाती हैं, लेकिन सनी और क्रिश दोनों रुक जाते हैं और मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। अरे अरे क्रिश, सनी, ये क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो। ओह बेबी कम ऑन, ये तो नॉर्मल है। आओ मेरे पास आओ। ओह नो मीनाक्षी, पहले तो मेरे पास आओ, बहुत मजे करेंगे। जाओ तुम दोनों मेरे घर से अभी के अभी, बाहर जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, अभी तो मजे भी नहीं किए हमने। ऐसा कहकर सनी और क्रिश मीनाक्षी को कसकर पकड़ लेते हैं और मीनाक्षी जोर से चिल्लाने लगती है। मीनाक्षी की आवाज सुनकर रश्मि कमरे की तरफ भाग कर आती है और सनी और क्रिश को जोर से धक्का मारती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी के साथ जबरदस्ती करने की? निकल जाओ घर से। अरे भाभी के साथ नहीं तो तुम्हारे साथ कर लेते हैं, आओ जरा, तुम तो अपनी भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा कहकर सनी और क्रिश रश्मि को कसकर पकड़ ही रहे होते हैं कि तभी घर के सभी लोग आ जाते हैं और रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अरे कौन हो तुम दोनों और ये सब क्या है? मीनाक्षी, तुमने हमारे पीछे से इन्हें फिर से घर में बुला लिया। अरे पहले इन दोनों लड़कों को पकड़ो और इन्हें पुलिस के हवाले करो। अरे रुको, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। उसके बाद अमित और सुमित मिलकर पहले क्रिश और सनी की पिटाई करते हैं, उसके बाद पुलिस को बुलाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। मीनाक्षी, ये क्या तरीका था? तुमने तो सच में सारी लाज शर्म उठा कर रख दी है। अपने बारे में तो नहीं, कम से कम रश्मि के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी सीधी सादी है। हाउ डेयर यू! मैंने कहा था क्या रश्मि से मेरे कमरे में आने के लिए? लेकिन भाभी, वो आपके साथ जबरदस्ती करने वाले थे। वो सब मैं देख लेती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को पुलिस में भेजने की? मीनाक्षी बहू, अपनी हद में रहो। आज की बात तो अगर तुमने रश्मि से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लक्ष्मी जी के गुस्से को देखकर मीनाक्षी शांत हो जाती है और सबको अपने कमरे से बाहर निकालकर अपना कमरा बंद कर लेती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और रश्मि एक अच्छी सुशील और गुणी बहू की तरह सबकी सेवा करती रहती है। एक दिन बाजार में, तुम्हें यार देख, वो तो मीनाक्षी भाभी है ना, वो किसी लड़के के साथ इतना चिपक कर बाइक पर घूम रही है। हे भगवान, इन दोनों को तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया था, इसने फिर से उनकी बेल कर ली। अब तो मेरे दोस्तों में भी इसकी बात फैल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मीनाक्षी तो घर में है, ये तो कोई और होगी। अरे नहीं नहीं यार, देख मीनाक्षी भाभी ही है, और देख ये तो उस लड़के को किस भी कर रही है। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, तू गलत देख रहा है। चल चल कॉफी पीने चलते हैं। अपने दोस्त को बहलाकर सुमित वहां से ले जाता है, लेकिन शाम घर आकर, मीनाक्षी मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ अभी के अभी। क्या है? मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई बात करनी है तो मेरे कमरे में आ जाओ। सुमित दंदनाता हुआ मीनाक्षी के कमरे में जाता है और मीनाक्षी को एक थप्पड़ मारते हुए, ये क्या तरीका है? अभी तक तुम केवल शराब जुआ और अय्याशी कर रही थी, अब तुम लड़केबाजी भी करने लगी हो। आज मैंने बाजार में तुम्हें एक लड़के के साथ बाइक पर घूमते और किस करते हुए देखा। तो ये मेरी जिंदगी है, मैं किसी के साथ कैसे भी जीऊं। वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें याद है ना कि तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा होने के बावजूद भी ये सब, वो भी खुलेआम। कम से कम हमारी इज्जत की चिंता तो कर देती। अरे यार, तुम्हारी इज्जत की चिंता करने के लिए ले तो आए हो तुम, गंवार लाज शर्म करने वाली बहू। मुझसे इन सब की उम्मीद मत रखो। दोनों में झगड़ा होने लगता है और कमरे से जोर जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर रश्मि थोड़ा सहम जाती है। और अब तो सविता जी के घर में ये रोज का था। सुमित के कमरे से रोज रोज चीखने चिल्लाने और मारपीट की आवाज आती थी। कभी कभी रश्मि जाकर अपनी जिठानी को बचा लेती थी, लेकिन मीनाक्षी उल्टा रश्मि को ही डांट कर भगा देती थी। और फिर एक दिन,
मम्मी जी, हमें भाभी को समझाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, वरना इस तरह घर के झगड़े बढ़ते जाएंगे। बेटा, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने सारी तरह से कोशिश कर ली, लेकिन इसकी बेशर्मियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम भाभी को इस चीज का एहसास कराएं कि वो इस परिवार की हैं। बेटा, तुम अपनी बेइज्जती करवा लोगी, कोई फायदा नहीं है। बाकी जैसा तुम्हें जैसा लगे सही वैसा करो। अपने सास ससुर की बात सुनकर रश्मि मन में ठान लेती है कि अब तो वो मीनाक्षी को सुधार कर ही रहेगी। हमारी बेटी खुशी के लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है और मैंने हाँ कर दी है। वो लोग कल ही खुशी को देखने आ रहे हैं। अरे वाह, तो अब घर में शादी होगी। खुशी दीदी, खुश हो ना अपनी शादी से? हाँ भाभी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कल की तैयारी करते हैं। और रश्मि बेटा, कल की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। जी पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन खुशी को देखने लड़के वाले आते हैं। उनके नाश्ते से लेकर बाकी सब कामों की तैयारी रश्मि अकेले करती है, लेकिन मीनाक्षी को कोई इस बारे में बताता तक नहीं है। खुशी की सगाई करके लड़के वाले लौट रहे होते हैं कि तभी मीनाक्षी घर के अंदर घुसती है। ये लोग कौन थे? हमारे मेहमान तो नहीं लगते, मैंने पहली बार देखा है। जी भाभी, खुशी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है। ये लोग उनके ससुराल वाले थे। इस घर में अब लोग कुछ मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते। अच्छा, अमित की शादी के एक भी फंक्शन में तुम दिखाई दी थी? तुम्हें अपनी शराब और जुए से फुर्सत हो तब तो तुम्हें कोई चीज बताई जाए। और वैसे भी हम भूल चुके हैं कि तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो। हाँ हाँ, आप अपनी इस गंवार लाज शर्म वाली बहू को जो ले आए हैं, जब देखो तब साड़ी पहनकर 2 गज का घूंघट डालकर घूमती रहती है। तुमसे तो कई गुना बेहतर है। कम से कम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारे घर की इज्जत तो करती है। समाज में हमारी बेइज्जती तो नहीं करती। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मीनाक्षी को मन में थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन वो जाहिर किए बिना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग खुशी दीदी की शादी से पहले कहीं घूमने के लिए चले। अरे वाह रश्मि बहू, ये तो मैं भी सोच रही थी। बताओ कहाँ चले? मम्मी जी, आपने मुझे बताया था ना कि वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, तो क्या हम वहाँ चले? अभी सर्दी का मौसम भी है। हाँ बहू, ठीक है, चलते हैं, लेकिन मीनाक्षी को लेकर नहीं जाएंगे। मम्मी जी, यही मौका है मीनाक्षी भाभी को उनकी अहमियत का एहसास कराने का। कोई भी मीनाक्षी भाभी को इस ट्रिप के बारे में नहीं बताएगा, और मीनाक्षी भाभी के जाने के बाद सुबह जल्दी ही हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे। सविता को रश्मि का आइडिया पसंद आ जाता है और सभी घर वालों को समझाकर अगले दिन सभी लोग मीनाक्षी के घर लौटने से पहले घर का ताला लगाकर वैष्णो देवी के लिए निकल जाते हैं। हे भगवान, अब ये लोग कहाँ चले गए? इस हालत में अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसके बाद मीनाक्षी अपनी सास को फोन लगाती है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। अभी फिलहाल तो ठंड बहुत हो रही है, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीनाक्षी अपने फ्रेंड को फोन लगाती है। हेलो प्रिया, क्या मैं आज के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? एक्चुअली मेरे घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए और बाहर से लॉक लगा है। हाँ ठीक है, लेकिन आज के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कल वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ ओके, केवल आज के लिए, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर मीनाक्षी अपनी सहेली के घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह ही उसकी सहेली उसे वापस जाने के लिए कह देती है। मीनाक्षी, अब तुम वापस जाओ, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा ने देख लिया कि मेरी फ्रेंड शराबी और ऐसे कपड़े पहनती है, तो वो मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। यार तू तो मेरी दोस्त है, उसके बाद भी। मीनाक्षी देख, दोस्ती अपनी जगह और इज्जत अपनी जगह। मैं तेरी वजह से अपनी बेइज्जती नहीं कर सकती। प्रिया की बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, क्या सच में सुमित और उसकी फैमिली को भी ऐसा ही लगता होगा? उसके बाद भी ये लोग मुझे झेल रहे हैं। मीनाक्षी को काफी गिल्ट फील होता है, लेकिन अपने ईगो की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करती। थक हार कर वो अपने घर आती है, लेकिन फिर से ताला लगा देखकर सभी को कॉल लगाती है। कोई उसका फोन नहीं उठाता। पूरा दिन वो इधर उधर घूमती है और ठंड में आखिरकार वो रश्मि को फोन लगा देती है। हेलो रश्मि, तुम लोग कहाँ पर हो? भाभी, हम लोग यहाँ वैष्णो देवी आए हुए हैं। हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक आप एडजस्ट कर लो। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में? कोई होटल लेना पड़ेगा। लेकिन क्या ये लोग मुझे इतना पराया समझते हैं कि मुझे बिना बताए अकेले चले गए? मीनाक्षी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और 2 दिन बाद जब सब लोग वापस आते हैं तो रश्मि मीनाक्षी को फोन करके बता देती है। मीनाक्षी घर आती है, लेकिन उसको मन में बुरा लग रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन दोपहर में, रश्मि, खुशी, चलो तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। इस समय मीनाक्षी सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है, लेकिन सविता जी उससे नहीं पूछती और दोनों को लेकर शॉपिंग करके लौट आती हैं। इसी तरह घर में कई दिनों तक सभी लोग मीनाक्षी को इग्नोर करते हैं और मीनाक्षी धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास करने लगती है। रश्मि बेटा, शादी की सारी तैयारी तुमने अपनी जिम्मेदारी पर ले ली है। सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, शाबाश।
ये सारी बातें मीनाक्षी सुन रही होती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसी समय सविता जी, अपनी बहू को नंद की नजर उतारने के लिए बुलाइए। रश्मि बेटा आओ, तुम ही तो खुशी की भाभी हो। मीनाक्षी को बुरा लगता है और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह घर के सभी फंक्शंस में रश्मि तैयार होकर सजी धजी घूमती है और मीनाक्षी को कोई पूछता तक नहीं है। और शादी वाला दिन भी आ जाता है। सभी लोग तैयार होकर शादी के लिए निकल रहे होते हैं। मीनाक्षी अचानक अपने कमरे में रो रही होती है। पता नहीं सबके सब मुझसे इतना दूर क्यों रहते, ये सब मेरी ही गलती है। मीनाक्षी को रोता हुआ देखकर रश्मि उसे देख लेती है और उसके कमरे में जाती है। भाभी आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं गलत थी। सब लोग सही कहते हैं, मॉडर्न बहू की बेशर्मी से बेहतर गंवार बहू की लाज शर्म है। सब लोग शादी में जा रहे हैं लेकिन मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। तो भाभी आपकी नंद की शादी है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मेरे पास शादी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तो आप चिंता क्यों करती हो, आप मेरा लहंगा ले लो। ऐसा कहकर रश्मि मीनाक्षी को अपना एक दूसरा लहंगा दे देती है और खुद से उसे तैयार करके दोनों बहू शादी में एक साथ शामिल होती हैं, दोनों को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखकर। अरे मीनाक्षी और रश्मि, तुम दोनों तो कितनी सुंदर लग रही हो। मीनाक्षी, तुम्हें तो शादी के बाद पहली बार मैंने ट्रेडिशनल में देखा है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी कि मॉडर्न बनने के चक्कर में मैंने शर्म उठा कर रख दी। अब मैं भी रश्मि की तरह इस घर की एक इज्जतदार बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे ये तो कमाल हो गया। मतलब हम खुशी की विदाई कर रहे हैं और हमें मीनाक्षी हमारी बेटी वापस मिल गई। नरेंद्र जी की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और आनंद से खुशी की विदाई करते हैं।